हेलो कॉमर्स स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आउटस्टैंडिंग अक्टूबर सीजन 1 29 डेज चैलेंज फॉर कॉमर्स स्टूडेंट्स के डे नंबर 13 में आपका स्वागत है। और आज के दिन हम ऑनलाइन टेस्ट लेने वाले आपका 12th इकोनॉमिक्स न्यू सिलेबस महाराष्ट्र बोर्ड का चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है सप्लाई एनालिसिस। लास्ट वीडियो में हमने इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, मागणीची लवचिकता, इस चैप्टर के ऊपर एग्जाम लिया था। लास्ट दो चैप्टर सबसे इंपॉर्टेंट थे, एक बार रिवीजन आप और कर लीजिए। लेकिन आज का जो चैप्टर होने वाला है वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर है। सेम मार्क्स सिस्टम के लिए मैक्सिमम इकोनॉमिक्स ऑलमोस्ट सारे के सारे चैप्टर्स 7 to 12 मार्क्स के बीच में ही है। ठीक है, सो स्टेप बाय स्टेप आज के एग्जाम स्टार्ट करते हैं। आज के एग्जाम में कुछ सबसे पहले बेसिक थियरी आपको बताऊंगा, उसके बाद उसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा और आखिर में ऑब्जेक्टिव्स से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछूंगा। ठीक है, सबसे पहले याद कीजिए 2 दिन पहले मैंने आपको लॉ ऑफ डिमांड, मागणीचा नियम, करेक्ट हे सांगितलं होतं, मागणीचा नियम बताया था। अकॉर्डिंग टू मागणी का जो अल्फ्रेड मार्शल, उसके तहत उन्होंने जो बुक लिखी थी उसमें उन्होंने मागणीचा नियम, डिमांड ऑफ लॉ, उन्होंने क्या लिया था, जब कभी भी अदर सिचुएशंस इक्वल होते हैं तब अगर वस्तु की कमोडिटी की प्राइस कम होती है तो डिमांड बढ़ती है, और कमोडिटी की प्राइस ज़्यादा होती है तो डिमांड कम होती है। ये लॉ ऑफ डिमांड था, करेक्ट। तो लॉ ऑफ सप्लाई क्या कहता है आज की वीडियो में हम देखेंगे। सबसे पहले अकॉर्डिंग टू पॉल सॅम्युएल्सनच्या शास्त्रज्ञाच्या मतानुसार पुरवठ्याची व्याख्या काय, डेफिनेशंस ऑफ सप्लाई आपके बुक में क्या लिखा है, चेक कीजिए एक बार। आपके बुक में क्या लिखा है, सप्लाई रेफर्स टू द रिलेशन बिटवीन मार्केट प्राइस एंड द अमाउंट ऑफ गुड्स दैट मार्केट प्रोड्यूसर्स आर विलिंग टू सप्लाई। करेक्ट, मराठी मीडियमच्या स्टुडंट्सला काय सांगितलेलं आहे, पुरवठा म्हणजे विशिष्ट काळात विशिष्ट उत्पादक किंवा विक्रेता वस्तूचे जेवढे नग विकण्यास तयार असेल त्या वस्तूला पुरवठा म्हणतात, तेव्हा त्या वस्तूचा पुरवठा असे म्हणतात। डिमांड से रिलेटेड आपके बुक में क्या लिखा है, अगर सपोज एक 100 लोग हैं, 100 स्टूडेंट्स हैं और उनको पूछा जाए कि आप में से कितने लोगों को आईफोन चाहिए, तो 100 में से 100 स्टूडेंट्स हाँ मुझे चाहिए बोल के हाथ हैंड रेस करेंगे। लेकिन एक्चुअल में कितने लोग परचेस करेंगे, सिर्फ 20 लोग परचेस करेंगे। तो एक्चुअल में डिमांड क्या होता है, 20 का होता है। जो 100 लोग हैं वो डिज़ायर कहते हैं, उनकी इच्छा है परचेस करना, लेकिन लेने वाले लोग कितने होते हैं, सिर्फ 20। वैसे ही पुरवठा से रिलेटेड, सप्लाई से रिलेटेड आपके बुक में क्या लिखा है, अगर किसी मैन्युफैक्चरर के पास, अगर किसी दुकानदार के पास 1000 बैग्स ऑफ शुगर है और उन 1000 बैग्स ऑफ शुगर अगर उसके पास है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो 1000 के 1000 बैग्स बेच देगा। वो उनमें से, उन 1000 में से कितने बैग्स बेचने के लिए तैयार है, उस अमाउंट को सप्लाई बोलते हैं। यानी कि अगर उसके पास गोडाउन में 1000 बैग्स ऑफ शुगर है और उन 1000 बैग्स ऑफ शुगर में से अगर वो सिर्फ 100 बैग्स बेचना चाहता है तो टोटल 100 बैग्स से आपका सप्लाई होगा। 1000 बैग्स का क्या था, उसके पास स्टॉक था। मतलब जर एखाद्या उत्पादकाजवळ 1000 साखरीचे पोते असतील आणि त्या 1000 साखरीच्या पोत्यापैकी फक्त तो 100 पोतेच मार्केटमध्ये विकावयास तयार असेल तर त्या 100 पोत्यांना म्हणतात पुरवठा, आणि टोटल त्याजवळ साठा किती असेल, 1000 बॅग्सचा साठा असेल, पण तो विकण्यास कितीमध्ये आहे, फक्त 100, तर 100लाच किती म्हणतात, आपल्याला पुरवठा म्हणता येईल। साठा हा कधी पण पुरवठ्यापेक्षा जास्त असतो, पण साठ्यापेक्षा पुरवठा कधी पण जास्त असू शकत नाही। हे कॉमन सेन्स आहे, आपल्या पुस्तकामध्ये लिहिलेलं आहे। ठीक है, हाँ, तो अब डेफिनेशंस ऑफ सप्लाई तो हमने ऑलमोस्ट पढ़ ली। अब चेक करेंगे लॉ ऑफ सप्लाई, पुरवठ्याचा नियम आपके बुक्स में क्या दिया है, एक बार चेक करेंगे। ठीक है, व्हेन अदर थिंग्स बीइंग कॉन्स्टंट, म्हणजे जेव्हा इतर परिस्थिती स्थिर असताना, हायर द प्राइस ऑफ कमोडिटी मोर इज द क्वांटिटी सप्लाइड अँड लोअर द प्राइस ऑफ कमोडिटी लेस द क्वांटिटी सप्लाइड। इतर गोष्टी कायम राहत असल्यास, इतर गोष्टी म्हणजे कोणत्या आहेत ते आज आपल्याला पाहायचे आहेत। मागणीच्या नियमामध्ये पण लिहिलं होतं, जेव्हा इतर गोष्टी समान असतात त्यावेळेस वस्तूची किंमत कमी झाली तर मागणी तर वाढते। या व्याख्यामध्ये पण इस डेफिनेशन में भी आपको क्या बोला है, इतर गोष्टी कायम राहत असल्यास जेव्हा वस्तूची किंमत वाढते तेव्हा वस्तूचा पुरवठा वाढतो, आणि जेव्हा वस्तूची किंमत कमी होते तेव्हा पुरवठा थांबतो। बेसिक रूल है, किसी भी प्रोडक्ट, किसी भी बिजनेस का मेन मोटिव क्या होता है, टू अर्न प्रॉफिट, और उस मोटिव के तहत वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाना चाहते हैं। जब कभी भी किसी भी प्रोडक्ट की कीमत अगर मार्केट में बढ़ जाती है
तो मैक्सिमम दुकानदार बेचना स्टार्ट कर देते। अगर मार्केट में उनकी प्रोडक्ट की कीमत अगर कम होने लगी है तो वो बेचना बंद कर देते। इंस्टेड ऑफ इमीडिएटली सेलिंग दे आर प्रिफेयर टू सेल 2 दिन या 3 दिन बाद बेचना के वो प्रिफेयर करते हैं, क्योंकि उनको प्रॉफिट मिलता है उसमें से, ठीक है। जैसे लॉकडाउन में बहुत सारे ऐसे FMCG गुड्स है जो मार्च महीने में जो चीज़ फरवरी महीने में 70 रुपये में मिलती थी वही चीज़ मार्च महीने में 150 रुपये तक चली गई थी। तब उस सिचुएशन में भी कुछ लोगों ने उसे कीमत बढ़ गई इसलिए बेचना स्टार्ट किया था, प्रोडक्ट की कीमत बढ़ गई इसलिए बेचना इमीडिएटली सप्लाई करना स्टार्ट किया था। लेकिन कुछ स्मार्ट प्रोड्यूसर्स थे जिन्होंने थोड़ा सा फ्यूचर फोरकास्ट किया और उन्होंने ऐसे सोचा कि फ़िलहाल तो अभी प्रोडक्शन बंद है, इसका मतलब अगले 2 महीने तक प्रोडक्शन नहीं हो सकता है। अभी अगर हम सप्लाई करेंगे तो बाद में हमारे पास कुछ भी स्टॉक नहीं होगा। तो उन्होंने क्या किया, मार्च में कुछ भी सप्लाई नहीं किया, उन्होंने सप्लाई करना स्टार्ट कर दिया अप्रैल में। जो चीज़ फरवरी में 70 रुपीज़ में थी वो चीज़ मार्च में 150 रुपये में चली गई, और वही चीज़ ड्यू टू लैक ऑफ सप्लाई वही चीज़ अप्रैल में अप टू 500 to 600 तक चली गई थी। इसका मतलब जब जब किसी भी कमोडिटी की कीमत मार्केट में बढ़ जाती है तब उसका पुरवठा तो उसका सप्लाई बढ़ जाता है, और उसकी कीमत कम होती है तो उसका सप्लाई कम होता है, ठीक है। हाँ, तो आपके बुक में इससे रिलेटेड एक डेफिनेशंस क्या दिया है, अदर्स थिंग बीइंग कांस्टेंट, मतलब अगर ये 8 चीज़ अगर स्टेबल रहे तो ही ये नियम अप्लाई हो सकता है। कौन से 8 चीज़ें मैं आपको 2 मिनट में बताता हूँ। अगर ये 8 चीज़ स्टेबल रहे तो ये रूल अप्लाई होगा, ये नियम अप्लाई होगा। कौन सा नियम, कीमत बढ़ी तो पुरवठा भी बढ़ेगा, सप्लाई भी बढ़ेगा। अगर कीमत कम हुई तो सप्लाई भी कम होगा। कौन से 8 थिंग अगर कांस्टेंट रहे तो ये रूल अप्लाई होता है। उनमें से सबसे फर्स्ट है कांस्टेंट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। प्रोडक्शन का जो कॉस्ट होता है वो अगर बढ़ गया तो प्रोडक्शन रुक सकता है। अगर प्रोडक्शन का कॉस्ट बढ़ गया तो मार्केट में कितनी भी प्राइस हाई रहने दो, लेकिन प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ गया तो सप्लाई करने से पहले उनको 2 बार सोचना पड़ेगा, ठीक है। प्रोडक्शन कॉस्ट में क्या होता है कि रॉ मटेरियल होता है, उसकी जो अगर प्राइस बढ़ गई तो प्रोडक्शन भी बढ़ सकता है। मार्केट में जितनी कीमत है उससे दुगनी कीमत में तो प्रोडक्शन हो रहा है, तब भी मैन्युफैक्चरर क्या करता है, प्रोडक्शन करना स्टॉप कर देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बोला है कांस्टेंट टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन, स्थिर उत्पादन तंत्र, ये एक हो सकता है। उसके बाद दिया है नो चेंज इन वेदर कंडीशंस। अगर समटाइम्स होता क्या है कि किसी भी प्रोडक्ट्स की कीमत मार्केट में बढ़ जाती है तब मैन्युफैक्चरर चाह कर भी सप्लाई नहीं कर सकता है, क्योंकि उस चीज़ का सप्लाई करने के लिए जो वेदर होना चाहिए वो स्टेबल नहीं है, इसीलिए उसका सप्लाई नहीं हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट दिया है चेंज इन गवर्नमेंट पॉलिसी, नो चेंज इन गवर्नमेंट पॉलिसी। समटाइम्स होता क्या है कि अगर किसी भी चीज़ की प्रोडक्शन के तहत गवर्नमेंट पॉलिसी चेंज हो गई तब आप चाह कर भी प्रोडक्शन नहीं कर सकते हो। जैसे कि अभी बहुत सारे चाइनीज़ ऐप है जो इंडिया में बैन किए गए हैं। उस ऐप की डिमांड भले ही कितने भी हो, उस ऐप्स के ऊपर भले ही सर्वर कितने भी एड्स डाल रहा हो, लोगों की डिमांड है कि हमको इस ऐप के ऊपर एडवर्टाइज करना है, लेकिन गवर्नमेंट ने वो बैन कर दिया। लेकिन उसके तहत आप चाहकर भी उस एडवर्टाइजमेंट को या उस ऐप को या आपके एडवर्टाइजमेंट को उस एप्लीकेशन पर रन नहीं कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्या बोला है नो चेंज इन ट्रांसपोर्ट, वाहतुक खर्च स्थिर। वाहतुक खर्च मतलब ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस, अगर ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस कम ज़्यादा हो जाते हैं तब भी सप्लाई में थोड़ा सा चेंज आ सकता है। इसीलिए ये रूल अप्लाई होने के लिए ट्रांसपोर्ट चार्जेस जो है वो स्टेबल होने चाहिए। अगर जितना ट्रांसपोर्ट चार्जेस बढ़ा उतना ही सप्लाई का एक्सपेंसेस बढ़ेगा, इसीलिए प्रोडक्शन या प्रोड्यूसर चाह कर भी सप्लाई नहीं कर सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है उसके बाद क्या बोला है प्राइस ऑफ अदर गुड्स रिमेन कांस्टेंट। जब अगर समटाइम्स होता है क्या है कि आप जिस चीज़ का सप्लाई कर रहे हो उस चीज़ का सप्लाई के साथ साथ आपको 2-3 और चीज़ों की सप्लाई करना चाहते हैं, या 2-3 और आपकी जो प्रोडक्ट है, आपकी जो कमोडिटी है वो और 2-3 कमोडिटी के ऊपर डिपेंड है, और उस चीज़ की अगर प्राइस कम ज़्यादा हो जाती है तब आप चाह कर भी सप्लाई नहीं कर सकते हो। जैसे कि अगर कार मैन्युफैक्चरर वगैरह है और कार मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए सबसे मेन चीज़ होती है लोहा। अगर लोहे की प्राइस कम ज़्यादा होती है और कार की कीमत मार्केट में बढ़ भी जाती है तो लोहे के प्राइस की वजह से मैन्युफैक्चरिंग रुक जाता है, तब उस सिचुएशन में भी आप चाह कर भी उसका सप्लाई नहीं कर सकते हो। नेक्स्ट बोला है नो फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस, भविष्यातील किमतीचा अंदाज। समटाइम्स होता क्या है कि जो दुकानदार होता है उसे फ्यूचर में
सपोज किसी कमोडिटी की प्राइस कल 100 रुपये थी और आज उस कमोडिटी की प्राइस 150 हो गई है, तो प्राइस बढ़ गई मतलब सप्लाई भी बढ़ना चाहिए। तो वो दुकानदार क्या सोचता है, कल 100 थी आज 150 है, मतलब अगले दिन ये 200 रुपये हो जाएगी, तो आज मैं इसका सप्लाई नहीं करूँगा। तो उन सिचुएशन में भी चाह कर भी प्राइस बढ़ने के बाद सप्लाई नहीं हो सकता है। ये थे कुछ अजम्पशंस जो कि इस लॉ के तहत आपको बुक में दिए गए हैं। नेक्स्ट आता है एक्सेप्शंस। जैसे हमने डिमांड के कुछ एक्सपेंसेस जैसे थे, वैसे ही आज हम एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ डिमांड, एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ डिमांड, पुरवठ्याचे नियमाचे अपवाद। इनमें सबसे फर्स्ट आपको दिया है सप्लाई ऑफ लेबर, श्रमाचा पुरवठा। अब ये सबसे मेन है, एकदम आसान भाषा में समझा देता हूँ आपको। एक लेबर है जो 7 घंटे काम कर रहा है और उसको 2000 रुपये तनख्वाह मिल रही है, करेक्ट। 7 घंटे काम कर रहा है और उसको 2000 रुपये तनख्वाह मिल रही है, और वो क्या करना चाहता है कि कंपलसरी उसको 2000 रुपये पर डे घर में आना ही चाहिए, तभी वो 7-8 घंटे काम करेगा, अदरवाइज नहीं। वो पिछले 2 महीने से 3 महीने से काम करता है, और जहाँ पे वो काम कर रहा था वहाँ पे वो उसका जो मालिक था उसने उसका काम पे खुश होकर उसकी जो तनख्वाह है वो 2000 से 2500 कर दी, करेक्ट। तो अब जब उस आदमी को पहले जो 2000 मिल रहे थे, अब वो कितने मिलने लगे, 2500 मिलने लगे, करेक्ट। तो उसने क्या सोचा, पहले मैं 7 घंटे काम करता था, अब मैं सिर्फ 6 घंटे काम करूँगा और मुझे 2500 मिलेंगे। जब कभी भी किसी भी लेबर की इनकम बढ़ जाती है तब वो अपना लेबर जो है अपना काम करना छोड़ देता है, ये आपके पॉइंट्स में बोला है, ठीक है। नेक्स्ट सेकंड है एग्रीकल्चरल गुड्स। अगर मार्केट में किसी भी एग्रीकल्चर गुड्स से रिलेटेड प्राइस बढ़ जाती है तो उस समय आप इमीडिएटली चाहकर भी ज़रूरत से ज़्यादा आप प्रोडक्शन नहीं कर सकते हो, क्योंकि वो आपके हाथ में नहीं होता है। एग्रीकल्चरल गुड्स प्रोड्यूस करने के लिए आपको बहुत सारी चीज़ों के ऊपर डिपेंड रहना पड़ता है, इसलिए ये इसका एक एक्सेप्शंस माना जाता है। नेक्स्ट है थर्ड, अर्जेंट नीड ऑफ कैश। समटाइम्स होता क्या है कि किसी भी दुकानदार को या किसी भी इंसान को पैसे की सख्त ज़रूरत होती है, तो उस सिचुएशन में वो कम दाम में भी प्रोडक्ट्स बेच देता है, इसीलिए एक एक्सेप्शंस माना जाता है। नेक्स्ट होता है पेरिशेबल गुड्स, नाशवंत वस्तु। अब नाशवंत वस्तु में क्या होता है कि सपोज जो अंडे होते हैं या वेजिटेबल्स होते हैं या दूध होता है, इसकी जो प्राइस है कम ज़्यादा होती रहती है, लेकिन इसका जो टाइम होता है वो ज़्यादा दिन नहीं टिकते, 3 दिन 4 दिन ही टिकता है, तो आपको इसे स्टॉक करने में तकलीफ होती है। तो समटाइम्स आपको क्या होता है, ऐसे चीज़ों को कम दाम में भी बेच देना पड़ता है। नेक्स्ट बोला है रेयर गुड्स। रेयर गुड्स म्हणजे दुर्मिळ वस्तू, जैसे कि ओल्ड पेंटिंग्स हो गए, ओल्ड कॉइन्स हो गए, रेयर कॉइन्स हो गए, एंटीक गुड्स हो गए। ये ऐसे चीज़ें होते हैं जिसकी मार्केट में 24/7 कीमत हाई प्राइस पे होती है, करेक्ट। लेकिन इसकी कीमत हाई प्राइस पे होकर भी आप इन रेयर थिंग्स का प्रोडक्शन नहीं कर सकते हो, तो ये इसका एक एक्सेप्शंस माना जाता है, ठीक है। तो ये 2 पॉइंट्स जो थे आपको कंपलसरी बताने के, 3 पॉइंट्स, लॉ ऑफ सप्लाई, assumptions टू द लॉ ऑफ सप्लाय अँड एक्सेप्शन्स टू द लॉ ऑफ सप्लाय। पुरवठ्याचा नियम, पुरवठ्याच्या नियमाचे गृहीतके आणि पुरवठ्याच्या नियमाचे अपवाद, ये कुछ 3 क्वेश्चंस थे जो आपको बताना बेहद ज़रूरी था, ठीक है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट इस क्वेश्चन में, ये जो टॉपिक है, इस टॉपिक में एग्जाम में कौन से क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है जो कि एग्जाम में आ सकते हैं, वो एक बार टिक मार्क करके लीजिए। सबसे पहले टिक मार्क कीजिए लॉ ऑफ सप्लाई, पुरवठ्याचा नियम, बुक्स ओपन कीजिए और टिक मार्क कीजिए लॉ ऑफ सप्लाई, पुरवठ्याचा नियम। उसके बाद assumptions टू द लॉ ऑफ सप्लाई, assumptions टू द लॉ ऑफ सप्लाय, पुरवठ्याच्या नियमाचे गृहीतके। नेक्स्ट एक्सेप्शन्स टू द लॉ ऑफ सप्लाय, पुरवठ्याच्या नियमाचे अपवाद, पुरवठ्याच्या नियमाचे अपवाद। नंबर 4 कॉस्ट कंसेप्ट ऑफ कॉस्ट एंड रेवेन्यू, कंसेप्ट ऑफ कॉस्ट एंड रेवेन्यू, खर्च आणि प्राप्तीची संकल्पना, खर्च आणि प्राप्तीची संकल्पना।
ओके, ऑलमोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो गए, आपको टिक मार्क कर दिया। तो आज के एग्जाम यहीं पे स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट, अब तक मैंने जो भी सीखा है उसके ऊपर आपको 4 क्वेश्चंस पूछूंगा, ठीक है। मतलब आपके बुक में जो ऑब्जेक्टिव्स है उससे रिलेटेड आपको 4 क्वेश्चंस पूछूंगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन आप सारे स्टुडंट्स के लिए ये रहा, जेव्हा पुरवठा वक्र वरच्या दिशेने जातो त्यास असणारा उतार डॉट 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 असतो। जेव्हा पुरवठा वक्र वरच्या दिशेने जातो त्याचा असणारा वक्र, जेव्हा पुरवठा वक्र वरच्या दिशेने जातो त्याचा असणारा उतार डॉट डॉट डॉट। व्हेन सप्लाई कर्व इज अपवर्ड स्लोपिंग इट्स स्लोप इज डॉट डॉट डॉट। क्या हो सकता है इसका आंसर? बहुत इजी है, बहुत। अगर एक दिन भर में, पूरे दिन भर में आपने एक बार भी अगर बुक पढ़ ली होती तो ऐसे चुटकी बजाते आप इसका आंसर दे सकते थे। जेव्हा पुरवठा वक्र वरच्या दिशेने जातो त्याचा असणारा उतार डॉट डॉट डॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, इतर परिस्थिती स्थिर असताना, इतर परिस्थिती स्थिर असताना केवळ किंमत कमी झाल्यामुळे नग संख्या कमी होणे म्हणजेच डॉट डॉट डॉट। इतर परिस्थिती स्थिर असताना केवळ किंमत कमी झाल्यामुळे नग संख्या कमी होणे म्हणजेच डॉट डॉट डॉट। Other factors remaining constant when less quantity is supplied only due to fall in price it shows up dot dot dot। क्या हो सकता है इसका आंसर? अच्छे से कमेंट में कीजिए। इतर परिस्थिती स्थिर असताना केवळ किंमत कमी झाल्यामुळे नग संख्या कमी होणे म्हणजेच डॉट डॉट डॉट। अच्छे से सोचिए कि क्या हो सकता है इसका आंसर, उसके बाद ही कमेंट में कीजिए। नेक्स्ट 2 क्वेश्चंस हो गए। क्वेश्चन नंबर 3, कोरिलेशन, सहसंबंध ओळखा, फाइंड आउट द कोरिलेशन। क्वेश्चन नंबर 3 ये रहा आप सारे स्टूडेंट्स के लिए, पुरवठ्याचा विस्तार, किंमत वाढ, पुरवठ्याचा संकोच डॉट डॉट डॉट। पुरवठ्याचा विस्तार, किंमत वाढ, पुरवठ्याचा संकोच डॉट डॉट डॉट। एक्सपेंशन ऑफ सप्लाय, प्राइस राइजेस, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाय डॉट डॉट डॉट। एक्सपेंशन ऑफ सप्लाय, प्राइस रेज, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाय डॉट डॉट डॉट। पुरवठ्याचा विस्तार, किंमत वाढ, पुरवठ्याचा संकोच डॉट डॉट डॉट। बहुत इजी है, बस आपको थोड़ा सा कॉमन सेंस अगर इस्तेमाल करोगे तो बहुत आगे जाओगे, रट्टा मारोगे तो बहुत पीछे रह जाओगे। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, पुरवठा वक्र वर जाणारा, मागणी वक्र डॉट डॉट डॉट। पुरवठा वक्र वर जाणारा, मागणी वक्र डॉट डॉट डॉट। सप्लाय कर्व अपवर्ड, डिमांड कर्व डॉट डॉट। पुरवठा वक्र वर जाणारा, मागणी वक्र डॉट डॉट डॉट। ओके, तो 4 क्वेश्चंस हो गए और 4 क्वेश्चंस मैं वीडियो में पूछने वाला हूं, लेकिन वो 4 क्वेश्चंस पूछने से पहले एक छोटा सा पार्ट आपको सिखा दूंगा। और ये जो अभी मैं पार्ट सिखाने वाला हूँ, ये एक बार अगर आपको समझ में आया तो ही आप उन 4 क्वेश्चंस के आंसर एकदम आसानी से दे सकते हो, ठीक है। मैं मेरे से 100% कोशिश करूँगा कि आपको विद इन 3 to 4 मिनट्स ये पूरा का पूरा एक बार सिखा दूंगा। एक बार अगर आपने समझ लिया तो आप चारों के चारों क्वेश्चंस के आंसर दे सकते हो, ठीक है। हाँ, तो अगर आपके पास बुक है तो बुक पेज नंबर 37 ओपन कीजिए। मराठी मीडियम के स्टूडेंट्स, इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स, वहाँ पे क्या लिखा है? सप्लाई शेड्यूल, पुरवठा पत्रक, करेक्ट। अब सप्लाई शेड्यूल के 2 टाइप्स होते हैं, एक तो होगा इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल या एक तो होगा मार्केट सप्लाई शेड्यूल, बरोबर। पुरवठा पत्रकाचे 2 प्रकार असतात, एक वैयक्तिक पुरवठा पत्रक
एंड दूसरा बाजार पुरवठा पत्रक। अब स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताऊंगा। सबसे फर्स्ट हम चलते हैं इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल, वैयक्तिक पुरवठा पत्रक। अब इसके रिलेटेड आपके बुक में क्या दिखा है एक बार चेक कीजिए। इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल रेफर्स टू अ टैबुलर रिप्रेजेंटेशन शोइंग वेरियस क्वांटिटीज ऑफ कमोडिटी दैट प्रोसिजर इज विलिंग टू सेल, दॅट प्रोसिजर इज विलिंग टू सेल। मराठी मीडियमच्या स्टुडंटच्या पुस्तकात काय लिहिलेलं आहे चेक करा। एका विशिष्ट कालखंडात बाजारात वस्तूच्या निरनिराळ्या किंमत असताना बाजारात एका विक्रेत्याकडून विक्रीसाठी आणलेल्या नग संख्येचे दर्शविणारे पत्रक म्हणजे वैयक्तिक पुरवठा पत्रक होय। ठीक है, सबसे फर्स्ट हम थोड़ा स्टडी करेंगे इंडिविजुअल बिजनेस ओनर से रिलेटेड, उसके बाद टोटल मार्केट के ऊपर फोकस करेंगे। इन शॉर्ट पहले हम सूक्ष्म से रिलेटेड फोकस करेंगे, माइक्रो से, उसके बाद मैक्रो की तरफ जाएंगे। ठीक है, अभी आप एक डायग्राम स्क्रीन के ऊपर देख रहे हो, जैसे कि वहाँ पे क्या लिखा है टेबल 4.1, जहाँ पे एक्स कमोडिटी की कीमत लिखी है और एक्स कमोडिटी की सप्लाय लिखा आहे। करेक्ट, मराठी मीडियमचे स्टुडंट्स पहा, क्ष वस्तूची किंमत प्रति किलो किंमत किती रुपये होती 10, तर क्ष वस्तूचा पुरवठा मार्केटमध्ये किती होता 100। इतकं तर समजायला पुरवठ्याचा नियम काय, किंमत वाढली पुरवठा वाढणार, किंमत जसं जसं वाढत जाईल तसं तसं पुरवठा वाढत जाईल। तर अब उस टेबल में देखिए जब कीमत 10 रुपये किलो थी, 10 रुपये किलो थी, तो मार्केट में सप्लाई कितना हो रहा था 100 किलो का। जब कीमत 20 रुपीज़ के जी हो गई तो मार्केट में सप्लाई कितना हो गया 200 रुपये किलो का। और जैसे जैसे कीमत बढ़ गई, कीमत बढ़कर 50 रुपीज़ पर के जी हो गई, तो उस दुकानदार ने मार्केट में कितना किलो सप्लाई का स्टार्ट कर दिया, पुरवठा स्टार्ट कर दिया 500 किलो। ठीक है, अब ये डायग्राम देखिए, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। इसमें जो अभी इससे पहले जो आपने टेबल देखा था उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन किया है, एक बार अच्छे तरीके से चेक कीजिए। मराठी मीडियम के स्टूडेंट्स में जो दिखा है वो भी आपको दिखेगा और इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स के बुक में जो लिखा है वो भी आपको इसमें दिखाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, हाँ, अब देखिए वहाँ पे जो A to Y जो दिख रहा है वो कीमत है और A to X दिख रहा है वो पुरवठा है। अ आणि य अक्षावर जी लाईन दिलेली आहे ते असेल किंमत, कॉमन सेन्स आहे, मी पण तुम्हाला काय सांगायलो। ठीक आहे, हां, आता चेक करा, जेव्हा 10 रुपये किंमत होती तेव्हा पुरवठा किती रुपयाचा होता 100 किलोचा होता। 20 रुपये किंमत झाली, पुरवठा किती झाला 200चा। जसं जसं किंमत वाढत जात आहे तसं 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 पुरवठा वाढत जात आहे। हे ग्राफिकल रिप्रेझेंटेशन, आलेखीय सादरीकरण तुम्हाला दाखवण्यामागचं मुख्य हेतू एकच आहे की तुम्हाला याच्यावर सिद्ध करायचं आहे की पुरवठा वक्र प हा डावीकडून उजवीकडे वरती जाणारा असतो। ये जो दिखा कि हमने क्या साबित किया, इंडिविजुअल सप्लाय SS स्लोप्स कर्व अपवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, म्हणजे पुरवठा वक्र हा, वैयक्तिक मागणीचा पुरवठा वक्र हा डावीकडून उजवीकडे खालून वरच्या दिशेला जाणारा असतो। आपको एग्जाम में ये ट्रू फॉल्स में भी आ सकता है, तब आपको ये डायग्राम एग्जाम में निकालना पड़ेगा। ठीक है, ये तो हुआ इंडिविजुअल से रिलेटेड। अब हम चेक करेंगे मार्केट से रिलेटेड। ठीक है, बाजार पुरवठा पत्रक, मार्केट पुरवठा पत्रक, इससे रिलेटेड आपके बुक में क्या डेफिनेशन दिया है वो एक बार चेक कीजिए। ठीक है, इससे रिलेटेड आपके बुक्स में क्या बोला है, market supply schedule refers to a tabular representation showing various quantities of commodity that procedure is willing to sell। एका विशिष्ट कालावधीत बाजारात निरनिराळ्या किमती असताना बाजारामधील सर्व विक्रेत्यांनी विक्रीसाठी आणलेल्या विविध नग संख्या दर्शविणारे पत्रक म्हणजे बाजार पुरवठा पत्रक होय। ठीक है, अब ये डायग्राम देखिए, इसके ऊपर जितना हो सके उससे ज़्यादा फोकस कीजिए। अगर आप इंग्लिश मीडियम के हो तो उस साइड का डायग्राम देखिए और मराठी मीडियम को हो तो इस साइड का डायग्राम देखिए और उसके ऊपर फोकस कीजिए। ठीक है, सबसे फर्स्ट कॉलम में लिखा है प्राइस ऑफ कमोडिटी 10, 20, 30, 40 और 50, और जो 3 सेंटर में के जो 3 कॉलम दिख रहे हैं आपको वो है फर्म्स के नाम जो कि सेलर से ABC। ठीक है, अब एक बार फोकस कीजिए, जब कीमत 10 रुपये थी, ध्यान से फोकस कीजिए, जब कीमत 10 रुपये थी तो A नाम का सेलर कितने रुपए का सप्लाई कर रहा था, कितने किलो का 100 किलोस का।
बी नाम का सप्लायर कितने किलो का सप्लाई कर रहा था, 200 किलो का, और सी कितना सप्लाई कर रहा था, 300 किलो का। ठीक है, ये इनका इंडिविजुअल हुआ। हर एक सेलर का अगर आप इंडिविजुअल काउंट करोगे तो जितना आपका टोटल आएगा वो होगा मार्केट सप्लाई। जब प्राइस 10 रुपए थी तब मार्केट सप्लाई कितना हो गया था, टोटल 600 रुपए किलो तक हो गया था। अब आपको मैं सवाल पूछता हूँ, देखिए जब प्राइस 50 रुपीज़ पर केजी हो गई थी तब ए नाम का जो सेलर था वो कितना रुपए का कितना किलो सप्लाई कर रहा था, 500 केजी। बी कितना किलो सप्लाई कर रहा था, 600 केजी, और सी कितना किलो सप्लाई कर रहा था, 700 केजी। अब काउंट कीजिए, 500 प्लस 600 प्लस 700, कॉमर्स स्टूडेंट हो आप चुटकी बजाते आंसर दोगे कितना आएगा, 1800 केजीज। मतलब जब उस कमोडिटी की प्राइस 15 केजी पर केजी थी, 50 रुपीज़ पर केजी थी, तब मार्केट सप्लाई कितना था, 1800 किलो का था। ठीक है, इससे रिलेटेड आपके बुक में एक डायग्राम दिया है, चेक कीजिए, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, और उसमें भी क्या लिखा है, पुरवठा वक्र प हा डावीकडून उजवीकडे जाणारा असतो। करेक्ट, सप्लाई स्लोप कर्व अपवर्ड्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, यही, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। ठीक है, समझ में आया, इंडिविजुअल कर्व था और मार्केट कर्व था, दोनों भी राइट से लेके लेफ्ट तक अपवर्ड तक जाते हैं। ठीक है, वैयक्तिक मागणी पुरवठा वक्र, वैयक्तिक पुरवठा वक्र असू दे या बाजार पुरवठा वक्र असू दे, दोन्ही पुरवठा वक्र डावीकडून उजवीकडे खालून वर जाणारे असतात। एवढं समजलं? हाँ, अब मैं आपको कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा इससे रिलेटेड। ठीक है, जैसे कि आप अभी स्क्रीन के ऊपर एक डायग्राम देख रहे होंगे, ये आपके बुक में दिया है। ठीक है, पहले 1 सेकंड में मैं वो आपको डायग्राम समझा दूंगा, उसके बाद हम आंसर आपको स्टेप बाय स्टेप पूछना स्टार्ट करूंगा। ठीक है, हाँ, जब 3 फर्म्स के नाम दिए ए बी सी और उनका इंडिविजुअली किसका कितना आता है, किसका कितना आता है, कुछ सेलर्स का दिया है, कुछ सेलर्स का आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, फर्स्ट कॉलम में आपको दिया है प्राइस। तो फर्स्ट क्वेश्चन मेरा आप सारे स्टूडेंट्स के लिए, जब उस कमोडिटी की प्राइस 1 केजी पर किलो थी, करेक्ट, तो बी कितना सप्लाई कर रहा था, 20, सी कितना सप्लाई कर रहा था, 45, और मार्केट सप्लाई था 100 केजी। तो आपको बताना है कि जब उस कमोडिटी की प्राइस 1 रुपये थी तो ए कितना केजी का सप्लाई कर रहा था। इस क्वेश्चन का आंसर आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में देना स्टार्ट कीजिए। लेट मी चेक कितने स्टूडेंट्स को आता है। लाइव कमेंट सेक्शन में फास्ट। जैसे जैसे हम आगे जाएंगे वैसे वैसे थोड़ा टीचिंग को थोड़ा सा यूनिक करते जाएंगे। ठीक है, हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। मैक्सिमम स्टूडेंट इसका आंसर दे रहे, बहुत इजी है। क्वेश्चन नंबर 2, जब उस कमोडिटी की प्राइस 2 रुपये थी तब ए सप्लाई कर रहा था 37 केजी, बी कर रहा था 30, सी कर रहा था 45। तो आपको बताना है टोटल मार्केट सप्लाई कितने का था, टोटल मार्केट सप्लाई कितने रुपीस का था। कमेंट चेक कर फास्ट। बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है और आंसर देना है। ठीक है, होता क्या है कि एक तरफ मेरे हाथ में जो पेपर रहता है उसमें मैक्सिमम मराठी मीडियम से होता है, उसके बाद इंग्लिश मीडियम से होता है, एक तरफ मराठी और एक तरफ इंग्लिश, और इकोनॉमिक्स में मेरे पूरे लाइफ में फ़र्स्ट टाइम सिखा रहा हूँ, वो भी क्लास में नहीं, डायरेक्ट वीडियो में जहाँ पे मेरे सामने कोई भी लोग नहीं है। तो होता क्या है, एक तरफ मराठी एक तरफ इंग्लिश, तो ये मराठी और इंग्लिश, इधर से मराठी इधर से इंग्लिश और मुंह से सेम इंग्लिश बाहर निकलती है। तो समटाइम्स उस चक्कर में कुछ वर्ड्स गलत प्रोनाउंस हो जाते हैं। अंडरस्टैंडिंग कर लीजिए, आप बहुत टैलेंटेड हो, इतना तो अंडरस्टैंड कर लोगे। ठीक है, हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, जब उस कमोडिटी की प्राइस 3 रुपये थी तो ए सप्लाई कर रहा था 40, सी कर रहा था 55, टोटल मार्केट सप्लाई था 155। तो आपको फाइंड आउट करना है कि बी उस टाइम कितने किलो का सप्लाई कर रहा था, बी उस टाइम कितने किलो का सप्लाई कर रहा था, बी उस टाइम कितने किलो का सप्लाई कर रहा था। ऑलमोस्ट 95% स्टूडेंट्स करेक्ट आंसर दे रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, जब प्राइस की कीमत 4 रुपये हो गई थी, प्रोडक्ट की कीमत 4 रुपये हो गई थी, तो ए सप्लाई कर रहा था 44, बी कर रहा था 50,
टोटल मार्केट सप्लाई था 154, तो सी कितने किलो का सप्लाई कर रहा था, सी कितने किलो का सप्लाई कर रहा था। ऑलमोस्ट जितने भी स्टूडेंट्स हैं सारे के सारे आंसर्स करेक्ट दे रहे हैं। कुछ स्टूडेंट्स को समझ में नहीं आया शायद, एक बार पढ़ लो समझ में आ जाएगा, बहुत इजी है। ओके, तो आज के एग्ज़ाम यहीं पे ही हम क्लोज कर देते हैं। आज के एग्ज़ाम में 8 क्वेश्चंस हुए, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से रिलेटेड जितना मेरे से हो सके मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। आप भी समझने की कोशिश कीजिए या आपके रिस्पेक्टिव सर से कांटेक्ट कीजिए, जितना हो सके कवर कर लीजिए, ठीक है। तो बस आज की वीडियो में बस इतना ही। ऑलमोस्ट हमने 13 डेज़ कंप्लीट कर चुके हैं। आधा तो रास्ता यहाँ पे ख़त्म होता है, बस आधा रास्ता है। तो अभी तक आपने पढ़ाई नहीं की है तो अभी से करना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि अभी भी इम्पोर्टेंट चैप्टर्स आना बाकी है। अभी भी अपना हम सारे स्टूडेंट्स का मेन सब्जेक्ट अकाउंट्स आना बाकी है। अकाउंट्स में तो मैं हर एक चैप्टर के 50+ क्वेश्चंस पूछूंगा, हर एक चैप्टर के 50+ क्वेश्चंस पूछूंगा, क्योंकि वो अपना सब्जेक्ट है। अपने को उस सब्जेक्ट का टोटल A to Z आता है, तो जितना कवर हो सके उतना से ज़्यादा हम कवर कर लेंगे, ठीक है। सो बस आज की वीडियो के बस इतना ही, आज के एग्ज़ाम के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच अगर आपने वीडियो शुरुआती से लेके एंड तक देखा है, और उससे भी थैंक यू सो मच, डबल थैंक यू कि अगर आपने सारे के सारे क्वेश्चंस का आंसर दिया है, ठीक है। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए देखते रहे हमारे यूट्यूब चैनल और अकाउंट से रिलेटेड सारे वीडियोस DA2 एकेडमी। स्टे कनेक्टेड। जाते जाते वीडियो को लाइक करते जाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कल रात करेक्ट 11 बजे। स्टे कनेक्टेड।